नमस्कार, मैं हरीश कुमार साहू आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जिसके गठन, कार्य एवं शक्तियों एवं इनका तुलनात्मक अध्ययन आज के मुख्य विषय हैं। आइए देखते हैं कि आज के विचारणीय बिंदु क्या रहेंगे जिन पर हमारा आज का लेक्चर आधारित होगा। सबसे पहले हम संबंधित अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जो एक राजनीति विज्ञान के छात्र के मन में भी उठते हैं और वही प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति के मन में भी उठते हैं। जैसे विधानमंडल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, यह कैसे बनता है, इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या है, और जिन राज्यों में दो सदनीय व्यवस्थापिका या विधानमंडल की व्यवस्था है उन कोई बीच तुलनात्मक अध्ययन भी हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले संबंधित अनुच्छेद क्या हैं। तो राज्य विधानमंडल के विषय में संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया है। देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जिनका नाम मैंने लिख दिया है। अनुच्छेद 168 जिसमें राज्यों में विधायिकाओं के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 169 जिसमें राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 173 में राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यताओं के विषय में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 194 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधायिकाओं के सदस्यों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा सुरक्षा आदि के विषय में वर्णन किया गया है। अब हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि विधानमंडल क्या है। तो विधानमंडल जानने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पुराने वीडियो में हम कार्यपालिका पर बात कर चुके हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है? वह कार्यपालिका वह कार्य करती है कि विधायिका ने जो विधि बना दिया, जो कानून बना दिया, उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सरकार को काम करने के लिए कानून का आधार लेना पड़ता है। बिना कानून के भारत में कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह कार्य नहीं कर सकती है। तो यह कानून कौन बनाएगा? तो इसी कानून बनाने के लिए एक और संस्था का जो है रचना किया गया है, उसे हम कहते हैं विधायिका। और राज्यों के संबंध में राज्य विधायिका को हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। यह विधानमंडल सरकार के लिए कानून भी बनाती है और कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और कुछ परिस्थितियों में भारतीय संसद के साथ मिलकर कार्य करती हुई दिखाई देती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्यों है? राज्य विधानमंडल का क्या महत्व है? तो राज्य विधानमंडल का महत्व यही है कि वह कानून बनाती है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब तक कोई कानून बनेगा नहीं तब तक सरकार कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत में विधि का शासन चलता है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं चलता है। तो राज्य के संदर्भ में विधि बनाने के लिए इसी विधानमंडल को अधिकृत किया गया है। इसके बिना राज्य सरकार कार्य नहीं कर सकती है। यही इसका महत्व है और इसकी आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं कि विधानमंडल का गठन कैसे होता है। तो विधानमंडल के गठन के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। राज्यों में विधानमंडल का गठन 2 प्रकार से होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के 2 भाग हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर होते हैं नहीं कहा है, हो सकते हैं कहा है। इसका अर्थ यह है कि कुछ राज्यों में विधानमंडल में एक ही सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं, जबकि कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों वाला होता है। पहले सदन को विधानसभा कहते हैं, दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर
प्रत्येक राज्य में विधानसभा का होना आवश्यक है, जबकि विधानमंडल का होना संबंधित राज्य की इच्छा और संसद की सहमति पर जो है आश्रित या आधारित होता है। अब आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि यही वह सदन है जो प्रत्येक राज्य में आवश्यक रूप से विद्यमान है। तो विधानसभा का गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष या कभी कभी विषम परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी जब हम विधायक के लिए मतदान करते हैं, विधायक चुनते हैं, उसी को हम राज्य विधानसभा का गठन लिए किया गया चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि यही विधायक जब जीत कर जाते हैं तो वह विधानसभा में जाते हैं और विधानसभा का गठन होता है। या अब आगे देखते हैं कि विधानसभा की सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए। तो विधानसभा की सदस्य संख्या के लिए संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम 60 विधायक और अधिकतम 500 विधायक होंगे, किंतु कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अपवाद हैं, जहां पर उनकी छोटे क्षेत्रफल और कम जनसंख्या को आधार मानते हुए उनको न्यूनतम संख्या से छोड़ दिया गया है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 राज्य हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इनका क्षेत्रफल भी कम है और इनकी जनसंख्या भी कम है। ऐसे में इनके लिए 60 सीटें जीतना या व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए इनको छूट दी गई है। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, जिसे हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। यहाँ भी विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम है। अब देखते हैं कि विधायकों की ये जो सीट है ये कितनी होगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा की जितनी भी सीटें होंगी उसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के बराबर अनुपात में किया जाता है। मतलब एक सीट के अंतर्गत लगभग बराबर जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में। तो ऐसे में विधानसभाओं की संख्या की जो सीटें हैं उसकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए, किंतु ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान में जो भी विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उसका आधार 1971 की जनसंख्या को माना गया है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि 1971 वह समय था जब केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया था कि वह जनसंख्या वृद्धि के कार्यक्रम पर, जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम पर कार्य करे, अर्थात अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोके। सरकार के इस आह्वान पर या प्रस्ताव पर दक्षिण के राज्यों ने प्रयास करना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया, किंतु यह जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत में बढ़ती ही गई। इससे हुआ यह कि जब सीटों के परिसीमन की बात आएगी तो यह स्वाभाविक है कि उत्तर के राज्यों में सदस्य संख्या अधिक होगी और दक्षिण के राज्यों में सदस्य संख्या कम होगी, और इसका प्रभाव लोकसभा और राज्यसभा पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटें चयनित की जाती हैं। तो दोनों क्षेत्रों में उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच टकराव को कम करने के लिए यह बात तय किया गया कि हम सीटों के निर्धारण का जो आधार है वह 1971 की जनगणना या जनसंख्या को रखेंगे। अब हम आते हैं विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन कैसे होता है? तो विधान परिषद का गठन कुछ विशेष है, क्योंकि यह हर राज्य में नहीं पाया जाता, मतलब यह वैकल्पिक है। तो इसका गठन 2 चरणों में होगा। पहला चरण राज्यों को पूरा करना होगा, दूसरा चरण संसद को पूरा करना होगा। तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य के विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। वह प्रस्ताव कैसे पारित होगा? तो वह प्रस्ताव सामान्य बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होगा और यह प्रस्ताव संसद के पास जाएगा। संसद बैठक करेगी और इसको सामान्य बहुमत से पारित करेगी। उसके बाद
यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राज्य को विधान परिषद का गठन करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इस प्रकार संसद की स्वीकृति इसको गठन करने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही यदि इसका विघटन भी करना पड़े तो राज्य इसका विघटन कर सकती है। इसकी प्रक्रिया भी वही है, राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होगा और संसद उसको स्वीकृत करेगा। इस प्रकार से विधान परिषद का गठन होगा। अब देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या क्या होगी। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 होगी और न्यूनतम संख्या 40 होगी। कहने का अर्थ यह है, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य संख्या है 100, क्योंकि वह वहाँ के विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 है। और यदि उसकी संख्या 100 ना पहुँचती तो न्यूनतम कितनी हो सकती थी, 40 हो सकती थी। अर्थात किसी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होंगे और अधिकतम उतने होंगे जितने उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगा। अब आइए देखते हैं कि निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर विधानसभा की निर्वाचन प्रणाली अलग है और विधान परिषद की निर्वाचन प्रणाली अलग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा की निर्वाचन प्रणाली जो है आम है, यह सामान्य मतदान के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान से जनता अपने सदस्यों का निर्वाचन कर लेती है प्रत्येक 5 वर्ष में। किंतु विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और यह निर्वाचक मंडल अलग अलग लोगों से मिलकर बनता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही इनके निर्वाचन प्रणाली में मतदान पद्धति में भी अंतर पाया जाता है। एक और विधानसभा का चुनाव सामान्य मतदान से होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिस पर पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। अभी केवल आप संक्षेप में यह समझिए कि यह पद्धति क्या है। तो ऐसी पद्धति में क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल का गठन होगा जिसके बारे में संविधान में बताया गया है। उस निर्वाचक मंडल को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में यह प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के नाम के सामने वरीयता का क्रम लिखेगा और मतपेटी में उसको डाल देगा। उसके बाद जब मतों की गिनती होगी तो यहाँ पर वरीयता के क्रम में मतदानों का गिनती होगी। साथ ही एक न्यूनतम कोटा बनाया जाएगा, अर्थात यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का चुनाव लड़ता है और उसे जीतना है तो उसे एक न्यूनतम कोटा के मत को पूरा करना होगा। उतने वोट पाने के बाद ही वह व्यक्ति जीत जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका चुनाव कुछ राष्ट्रपति के चुनाव से मिलता जुलता है। अगली वीडियो में जब हम राष्ट्रपति चुनाव पर बात करेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए केवल आप यह समझिए कि इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल को वरीयता के क्रम में, अर्थात जितने उम्मीदवार होंगे उतने वोट देने का अधिकार होगा। साथ ही जब वोटों की गिनती होगी तो वह वरीयता के क्रम में होगी और किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एक न्यूनतम कोटा, एक न्यूनतम संख्या का मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए जैसे मैंने बताया था कि निर्वाचक मंडल होगा और यह निर्वाचक मंडल अलग अलग व्यक्तियों, एक निश्चित संख्या में विधायकों का चुनाव करेगा। आइए देखते हैं। परिषद के सदस्यों के निर्वाचन 5 प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाएंगे। अर्थात विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 जो सदस्य हैं वो जिला परिषद और स्थानीय निकायों के लोग चुनकर भेजेंगे। उसके बाद 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। अर्थात 1/3 सदस्यों का चुनाव उस राज्य के विधायक मिलकर करेंगे। इसके बाद 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य में रह रहे 3 वर्ष से पूर्व स्नातक के द्वारा किया जाएगा। अर्थात 1/12 सदस्य को ऐसे लोग, ग्रेजुएट लोग चुनकर आएंगे जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएट हो चुके हैं। उन लोग वोट करेंगे और 1/12 सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। साथ ही 1/12 सदस्यों को
शिक्षकों द्वारा चुना जाता है और यह शिक्षक कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन कार्य कर चुके हों एवं उनका स्तर कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक का होना चाहिए। इसके बाद जो शेष सदस्य बचेंगे उन सदस्यों का नामांकन होगा राज्यपाल के द्वारा और यह नामांकन न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो यह थोड़ा कठिन है, आप संक्षेप में समझिए एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ। यह विधान परिषद की सदस्य संख्या जितनी भी होगी उसमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग निर्वाचक मंडल चुनेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1/3 लोगों को स्थानीय निकाय चुनेगा, 1/3 सदस्यों को विधायक चुनेंगे, 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष पुराने ग्रेजुएट स्टूडेंट करेंगे और 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष पुराने टीचर करेंगे। शेष जो सदस्य बचेंगे उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं कि अब इन सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं और अयोग्यताएं क्या हैं। तो पहले योग्यताओं को देखते हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह दोनों के लिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। साथ ही विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की योग्यता रखता हो। इसके बाद राज्यपाल द्वारा जो व्यक्ति विधानसभा में या विधान परिषद में नामित किया जाएगा उस व्यक्ति को उस राज्य का मूल निवासी या निवासी होना आवश्यक है। साथ ही विधानसभा का सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा में केवल उसी राज्य के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जबकि विधान परिषद के लिए उस व्यक्ति को संबंधित राज्य के मतदाता सूची में होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार सदस्यों की योग्यताएं हैं। आइए देखते हैं कि अयोग्यताएं क्या हैं। सदस्यों की अयोग्यताएं मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यदि किसी सदस्य में पाई जाएगी तो उसे अयोग्य माना जाएगा। पहला, वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर होगा, तब वह अयोग्य माना जाएगा। अर्थात किसी भी विधायक को किसी राज्य या केंद्र सरकार के सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह विकृत चित्त घोषित होता हो या दिवालिया घोषित हो तो भी उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा। साथ ही वह संसद द्वारा निर्धारित या निर्मित किसी अन्य विधि के संदर्भ में अयोग्य घोषित हो। ऐसे सभी व्यक्तियों को विधानसभा अथवा विधान परिषद का चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं सभाओं के कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना है और विधान परिषद का कार्यकाल कितना है। तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्य अवधि में 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि किसी कारण से आपातकाल लग गया या मुख्यमंत्री ने विश्वास मत अपना खो दिया और उसने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, आदि परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को विघटित कर दिया जाता है। किंतु विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो इसके सभी सदस्य न तो एक साथ चुने जाते हैं और न ही एक साथ ये पद से मुक्त होते हैं। इनमें से प्रत्येक 1/3 सदस्य को प्रत्येक दूसरे वर्ष में अपना स्थान रिक्त करना होता है। उनके स्थान पर 1/3 नए सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नए और पुराने सदस्य बारी बारी से आते रहते हैं और विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं पदाधिकारी। तो विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं और दूसरा है विधानसभा का उपाध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। ये चारों के चारों सदस्य अपने अपने सदन के ही होते हैं और विधानसभा के सदस्य अपने बीच के ही 2 व्यक्तियों को इन 2 पदों पर पहुंचाते हैं। साथ ही विधान परिषद के सदस्य अपने बीच के ही किसी 2 व्यक्तियों को इन 2 पदों पर पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने अपने सदन के ही सदस्य होते हैं और अपने ही सदन के सदस्यों द्वारा चुनकर आते हैं। अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। तो इनके कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी बैठक। तो विधानमंडल अर्थात दोनों सदनों की बैठक को बुलाने का, स्थगित करने का और बैठक को समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यह कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है।
अब देखते हैं विघटन। तो विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता, मैंने बताया, जबकि विधानसभा का विघटन हो सकता है। किन परिस्थितियों में? तो यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श दे कि विधानसभा विघटित कर दी जाए तो विघटित हो सकती है। साथ ही राज्य में अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तब विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अब देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके होने पर ही संबंधित सदन कार्य कर सकता है। उससे कम सदस्य होंगे तो विधानसभा या विधान परिषद या किसी भी सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती, उसे गणपूर्ति कहते हैं। तो सदन की गणपूर्ति क्या है? तो सदन के सभापति सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य संख्या होनी चाहिए। अर्थात यदि 100 लोगों की सभा है तो काम करने के लिए कम से कम 10 लोगों का वहाँ पर उपस्थित होना आवश्यक है। यदि 10 लोग उपस्थित नहीं है तो सदन की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया क्या है, वो कानून बनता कैसे है। तो सबसे पहले यदि कहीं पर 2 सदन हैं तो प्रथम सदन में विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। उसके बाद उस सदन में उस विधेयक पर चर्चा होती है, उसका वाचन किया जाता है। वाचन करने के बाद उसे पारित किया जाता है। पारित करके दूसरे सदन में उसे भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा उसे पारित किया जाता है। लेकिन यह पारित कैसे होगा? तो इसके 2-3 हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि दूसरा सदन या तो उसे उसी रूप में पारित कर दे जैसे का तैसा, या उसमें कुछ संशोधन कर दे, या उसे अस्वीकृत कर दे। इन तीनों परिस्थितियों को विधान परिषद या विधानसभा जो भी दूसरा सदन होगा वह कर सकता है। यदि वो पारित होगा अंत में तो दूसरा सदन भी यदि पारित कर दे और पहला सदन तो पारित कर ही दिया है तो दोनों सदन से पारित होने के बाद वह राज्यपाल के पास भेजा जाएगा उसके हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया राज्यपाल करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं दोनों सदनों के कार्य एवं शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कि विधानमंडल में विधानसभा की क्या शक्तियाँ हैं और विधान परिषद की क्या शक्तियाँ हैं। तो इनकी शक्तियों को हम विधेयक के आधार पर ही जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रायः विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यह विधानमंडल में विधानसभा में हो या विधान परिषद में। किंतु वित्त विधेयक विशेष होता है। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि हम वित्त विधेयक किस विधेयक को कहेंगे। तो वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा का अध्यक्ष करता है और इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अर्थात यदि विधानसभा का अध्यक्ष बोल दे कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है तो उस पर फिर कोई विवाद नहीं होगा, उसे निर्विवाद रूप से वित्त विधेयक मान लिया जाएगा। तो ऐसा वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से केवल और केवल विधानसभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे किसी भी परिस्थिति में विधान परिषद में पहले नहीं रखा जाएगा। तो वित्त विधेयक पहले विधानसभा में जाएगा, वहाँ से पारित होने के बाद वह विधान परिषद के पास जाएगा और विधान परिषद उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक पे तो संशोधन कर सकता है किंतु वित्त विधेयक में वह संशोधन नहीं कर सकता है, उसे वह केवल 14 दिन के लिए अपने पास रख सकता है। यदि 14 दिन के पहले उसने पारित कर दिया तो ठीक, अन्यथा 14 दिन के बाद उसे विधान परिषद से अपने आप पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियाँ बराबर है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियाँ बराबर नहीं है। इस मामले में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। अब हम देखते हैं कि विधानसभा के विशेष कार्य। हमने तुलनात्मक अध्ययन तो कर लिया, किंतु विधानसभा के कुछ विशेष कार्य होते हैं जो केवल और केवल विधानसभा में किए जा सकते हैं। और वह कार्य क्या होते हैं? विधानसभा के विशेष कार्य, इसमें पहला कार्य है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित करना। तो मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाने के लिए विधानसभा अधिकृत है, अर्थात विधानसभा ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है एवं उस पर मतदान करके उसे पारित करती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित विधायकों द्वारा मतदान किया जाता है।
ये 2 कार्य ऐसे हैं जो केवल विधानसभा कर सकती है, विधान परिषद नहीं कर सकती है, तो इसलिए इसे विशेष कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि विधायिका एक कानून बनाने वाली संस्था है और यह आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कार्यपालिका अपना कार्य नहीं कर पाएगी। इसके बाद हमने देखा कि इसका गठन कैसे होता है, तो इसके गठन के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। विधानसभा का गठन की प्रक्रिया अलग है, विधानसभा के गठन की प्रक्रिया अलग है। साथ ही दोनों के कार्यकाल के विषय में भी अंतर है, दोनों के सदस्यों की योग्यताओं में कुछ अंतर है, कुछ समानताएं हैं, दोनों के कार्यों में कुछ समानता है, कुछ असमानताएं हैं। इसके बाद विधानसभा 2 विशेष कार्य करती है जो विधान परिषद नहीं कर सकती है। तो यदि हम समग्रता से अध्ययन करें तो हम यह पाएंगे कि विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, किंतु विधान परिषद भी महत्वहीन नहीं है, उसका अपना एक अलग महत्व है। अब आइए अंत में देखते हैं भारत में विधान परिषद वाले राज्य। पूरा वीडियो देखने तक आपके मन में सवाल उठता होगा कि ऐसे कौन से विशेष राज्य हैं जहां पर विधान परिषद होगा। तो देखिए, वर्तमान समय में मई 2020 में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तरफ आप देख रहे हैं राज्य का नाम, दूसरी तरफ जो संख्या है वह उस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या है। तो उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या 100 है, बिहार और कर्नाटक की 75 है, महाराष्ट्र की 78 है, तेलंगाना की 40 है और आंध्र प्रदेश की 50 है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पिछले वर्ष ही अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव अपने विधानसभा से पारित कर दिया है और यह जो प्रस्ताव है वह संसद में विचाराधीन है, अर्थात इसके विघटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही एक और राज्य है जहाँ पर विधान परिषद हुआ करता था और वह राज्य है नहीं, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करता था, किंतु भारत सरकार ने, भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है, अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही उसने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न देकर उस राज्य को विघटित कर दिया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। और वर्तमान समय में न तो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में और न ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधान परिषद का अस्तित्व है। साथ ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में अभी भी ये विधान परिषद वाला मामला विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार केवल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। साथ ही आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मैं आपके सुझावों के माध्यम से अपने अध्यापन कार्य में और सुधार करने का प्रयास करूंगा। मेरे महाविद्यालय के बच्चों से यह कहना है कि आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई समस्या है या कोई शंका है तो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।